हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQIAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कि प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप किस तरीके से पर्यावरण वाले पोर्शन में बढ़त हासिल कर सकते हैं। तो पर्यावरण वाला जो पोर्शन है वो एक ऐसा पोर्शन है जो हमेशा पेपर के अंदर ठीक ठाक प्रश्नों के साथ मौजूद रहता है। और अभी आपने देखा रिसेंटली 2024 का अभी एग्जाम हुआ, और 2024 का जो एग्जाम प्री का हुआ वहां पर आपने देखा कि 13 से 15 प्रश्न वहां पर पूछे गए। 13 से 15 में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि 13 तो प्योरली आप कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट में है, और 2 प्रश्न ऐसे भी हैं जो हमने ज्योग्राफी की ओर भी हम डाल सकते हैं और एनवायरनमेंट में भी डाल सकते हैं। तो इसलिए मैं एक रेंज लेकर के यहाँ पर चल रहा हूँ। ठीक है, तो प्री की अगर हम बात करें तो एक बड़ा पोर्शन हमारे साथ अपने साथ कैरी करता है। और दूसरी बात यह कि अगर मेंस की भी बात करते हैं तो मेंस में भी यहाँ से कम 4-5 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। तो एक वहाँ पर भी अगर रेंज लेकर के चलें तो 3 से 5 के बीच में आप रेंज ले सकते हैं। एवरेज आप 4 ले लीजिए कि 4 क्वेश्चंस हैं जो वो देखने को मिल जाते हैं मेंस में। लेकिन प्री में तो इसकी आप देख रहे हैं कि हमेशा से 15 के आसपास इसकी रेंज रही है। अब क्योंकि ये सेक्शन ऐसा है कि ये स्टूडेंट्स को एक परेशानी भी करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखिए जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस लेवल के होते हैं, उनका नेचर क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए ताकि आप प्री में आसानी से क्लियर कर सकें। और दूसरा, मेंस में आपको एक एनालिसिस का आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन सा वो पोर्शन है जहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, किस तरीके से हम इसको अपने करंट अफेयर्स के साथ लिंक करके पढ़ते हैं, और कहाँ से हमें पता चलता है कि कौन सा सेक्शन है जो वो इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पर पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज हम चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल मैं आपको टैली दिखा रहा हूँ। तो देखिए 2011 से लेकर के 2024 तक के प्रश्न आपको दिख रहे हैं कि 2024 में अभी 13 से 15, 23 में 14, 22 में 14, और फिर 21 में 17, और 20 में आपका 2020 में आपका 17। ठीक है, अगर हम पिछले 4-5 सालों की भी बात करें तो आप यहाँ पर एवरेज समझ सकते हैं कि इतने प्रश्न यहाँ पर आते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि मेंस में भी 4 प्रश्न यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स की अगर हम बात करें कि यहाँ पर क्या सिलेबस क्या दिया हुआ है, तो आप ये देखिए कि सिलेबस के बारे में यहाँ पर जो लिखा है वो है, सिलेबस के बारे में यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। और क्या है वो लाइन है पर्यावरणीय पारिस्थितिकी, जैव विविधता और मौसम परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे। ठीक है, सामान्य मुद्दे जिनके लिए विषयगत विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है। समझ गए? यहां पर यह साफ साफ पहले कह रहा है कि पर्यावरणीय पारिस्थितिकी, जैव विविधता और मौसम परिवर्तन, मतलब 3 ही टॉपिक बोल रहा है कि ये 3 टॉपिक हैं जो यही हैं जो हम वहां से आपसे पूछेंगे। ठीक है, और यहां पर यह भी साफ कह रहा है कि ये जो सामान्य मुद्दों के बारे में बात की जाएगी, और यहां पर आपको विषयगत विशेषज्ञता अनिवार्य नहीं है। ठीक है, मतलब आपको कोई बहुत डीप में स्कॉलर बनने की जरूरत नहीं है। जो भी चीजें आपके आसपास हों उनके बारे में बस आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि हो क्या रहा है। ठीक है, हो क्या रहा है, अगर आपको इतना पता है तो आपका काम बन जाएगा। मेंस में वहीं अगर आप देखेंगे तो मेंस में देखिए कि इसको पेपर 3 में रखा गया है। ठीक है, सामान्य अध्ययन का जो पेपर 3 है उसमें इसको रखा गया है। और यहां पर देखिए संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण, क्षरण और पर्यावरण प्रभाव का आकलन। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें रखी गई हैं। आपदा प्रबंधन अलग टॉपिक बना दिया गया है। ठीक है, ओवरऑल वैसे तो वो भी एक एनवायरनमेंट का हिस्सा हो गया, इवन एनवायरनमेंट खुद ही ज्योग्राफी का एक हिस्सा माना जाता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि 2011 में ऐसा हुआ कि अचानक से 35 सवाल इससे आ गए, तो एक मजबूरी आप कह सकते हैं, एक ऐसी मजबूरी है जिससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि भाई ये सेक्शन एक इम्पॉर्टेंट है। तो पहले तो सवाल उठता है कि इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो देखिए आपको पता है कि यहाँ पर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस और यूपीएससी वाला जो एग्जाम है ये दोनों मतलब इसी प्री में साथ में होते हैं। ठीक है, मतलब ये जो यूपीएससी का प्री होता है इसमें फॉरेस्ट का प्री भी साथ में होता है। तो फॉरेस्ट का क्योंकि प्री होता है तो ये तो कोई भी नकार नहीं सकता कि यहाँ पर क्वेश्चंस की संख्या 15 के आसपास हर बार रहेगी, क्योंकि भाई उनको भी तो जज करना है ना। तो इसलिए इस पोर्शन में हमेशा से एक लेवल रखा गया है, प्लस संख्याएं हैं जो वो वहां पर कम नहीं होती है।
ठीक है, तो इसलिए आप आश्वस्त हो जाइए कि इस पोर्शन से अगली साल भी आपको इतने ही क्वेश्चन कम से कम देखने को मिले, ज़्यादा हो सकते हैं, घटेंगे नहीं। ठीक है, चलिए, तो एक तो मैंने आपको ये बताया कि भाई क्वेश्चंस का जो संख्या है वो कितनी कितनी रहने वाली है प्री और मेंस में। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देखिए, जो इन्होंने ये बात लिखी है कि प्री में हम सामान्य चीजें पूछेंगे, तो सामान्य में देखिए, मैं एग्जांपल के तौर पे ये भी 2024 में आया हुआ एक प्रश्न ले लिया है मैंने, एक ये हो गया, और इसके अलावा मैंने 2 प्रश्न ले लिए हैं ताकि आपको मैं अपनी बात अच्छे से कह पाऊं। ठीक है, तो अब देखिए, यहां पर अगर हम PFAS के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल PFAS के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगर आपको PFAS के बारे में थोड़ा सा भी पता है तो आपको आइडिया है कि ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमें हमारे नॉर्मल जो कंज्यूमेबल्स होते हैं वहाँ पर ये मिल जाते हैं। मतलब हमारी जो ऐसी सामग्री है जो जैसे कि आपकी पेयजल हो गया, खाद्य हो गया, खाद्य पैकेजिंग हो गया, इन सब चीज़ों में मिल जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताऊँ तो तवा है ना, आपने वो वाला तवा यूज़ किया होगा नॉन स्टिक वाला, तो उसमें जो टेफ्लॉन की कोटिंग होती है, ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि हर कोई थोड़ा थोड़ा PFAS को खा रहा है। ठीक है, अब आपके अंदर जा रहा है तो यानी कि आपको कहीं ना कहीं बीमारी कर सकता है। ठीक है, बीमारी कर सकता है, कैंसर कर सकता है। ठीक है, और ये कैसे हैं, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल्स होते हैं, है ना। ये सिंपल सी चीज़ है। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब हुआ कि अजैव निम्नीकारक होते हैं। अजैव निम्नीकारक होते हैं, इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि ये ख़त्म नहीं होंगे। ख़त्म नहीं होंगे इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी फूड चेन, फूड वेब में आ जाएंगे। तो ये सिंपल सी सारी चीज़ें जो आपके साथ एक धारा में चलती हैं, एक लिंक बनाती हैं, तो वो वही उतने से ही आपका ये प्रश्न है जो वो सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन सेंस ज़्यादा यूज़ करना है। अगर आपको सिर्फ इतना पता है कि ये PFAS होते क्या हैं, तो आप ये बात ये समझ सकते हैं कि देखो, पेयजल, खाद्य और पैकेजिंग श्रृंखला, मतलब आप कह सकते हैं कि हमारी जो डे टू डे यूजेबल्स हैं या कंज्यूमेबल्स हैं उनमें ये मिलते हैं। इसके अलावा ये निम्नीकृत नहीं होते, तो मैंने अभी अभी बताया आपको कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है ना। तो क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये खत्म नहीं होंगे। बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा ये कह रहे हैं लगातार अगर आप संपर्क में PFAS के लगातार संपर्क के परिणाम स्वरूप जंतुओं के शरीर में जैव संचयन होता है ना। थोड़ा खाएंगे तो बायो एक्यूमुलेशन हो जाएगा, मतलब एक कॉन्सेंट्रेशन उसका बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इकट्ठा हो जाएगा हमारे शरीर में, जिसकी वजह से बीमारियां होंगी, लिवर कैंसर, हमारा कैंसर जैसी बीमारी या लिवर हमारा खराब हो सकता है। समझ गए। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही आपको दिख रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि देखिए, ये क्वेश्चन है जो वो हो सकता है कि देखने में बड़ा सा लगे, लेकिन है कैसा, सिंपल सी अगर आपको चीजें पता हैं, सिंपल तो भी उससे आपका हो जाता है। वैसे ही आप इस क्वेश्चन को देखिए। सेकंड क्वेश्चन एक और मैं आपके लिए लेकर के आया हूं ताकि आपको समझ में आए। देखिए, पीड़क जंतु के बारे में है, यानी कि यहाँ पर वर्मिन्स के बारे में है। अब बात क्या होती है, वर्मिन नाम सुन करके ही आपको लग रहा होगा कि ये जो वर्मिन है, वर्मिन का मतलब हो गया कुछ ऐसा है जो नाम सुन के ऐसा लग रहा है ना, वर्मिन मतलब कि हो सकता है कि ये कुछ ऐसे जंतु होंगे जो क्या है कि रक्त पीते होंगे, है ना, इस तरह का कुछ फीलिंग आ रही है। तो देखो, उन्होंने भी ये कंफ्यूज करने की कोशिश किया और कह दिया है कि इंडियन फ्लाइंग फॉक्स है जो अन्य जंतुओं का रक्त पीता है। क्योंकि नाम सुन के क्या आ रहा है, वर्मिन्स, हो सकता है ये वो वाले हों जो छोटे छोटे आपके बैक्टीरिया, वायरस हो गए, या इस तरह के होंगे जो रक्त पिपासु होते हैं, जो इस तरह के होंगे। तो ऐसा फील हो रहा है। लेकिन अगर आपको सिर्फ ये शब्द पता है कि वर्मिन का मतलब क्या होता है, तो आप पूरा क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेंगे। सिर्फ वर्मिन का मतलब होता है ऐसे जीव जंतुओं की बात हो रही है यहाँ पर जो किलेबल हैं, मारने योग्य हैं, जिनको मारा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये आपके फसल को, है ना, या आपके के जीवन को हार्म कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से इनको मारना अलाउड है। अब क्योंकि इनको मारना अलाउड है तो ये वर्मिन्स कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, इतना बस आपको पता है। तो देखिए, करंट अफेयर्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। करंट अफेयर्स में मेरे पेड बैच के स्टूडेंट्स इस बात को बता सकते हैं कि करंट अफेयर्स में जब ये फ्लाइंग फॉक्स के बारे में, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स के बारे में चर्चा की थी, तो ये बात हमने बताई थी कि करंट अफेयर्स में कि आपका जो ये फ्लाइंग फॉक्स है इसको वर्मिन कैटेगरी में रख दिया गया है। तो यानी कि ये किलेबल है, मारा जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट तो पूरी तरीके से गलत हो गया सीधा सीधा। बस ये वाला है जो ये सही हो गया, है ना, क्योंकि वो यही कह रहे हैं कि जो आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उसके अधीन वर्मिन्स की श्रेणी में रखा गया है इसको। तो ये तो करंट अफेयर का सीधा सीधा क्वेश्चन है।
ठीक है। पर्यावरण में इसका कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, बस पर्यावरण में जो इम्पोर्टेंट रोल है वो ये है कि वर्मिन क्या होते हैं, ये आपको यहाँ पर बताया जाता है। तो मेरी बातें समझ रहे हैं, मैं यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करवाने नहीं आया, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए किस तरीके से करंट अफेयर में आई हुई एक चीज़ से पूरा का पूरा क्वेश्चन बनता है और एनवायरनमेंट के सेक्शन में आ जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से एक एक शब्द, सिर्फ एक शब्द के जानकारी होने से आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस सेक्शन को, क्योंकि इस पूरे पेपर में इस सेक्शन को टफ कैटेगरी में रखा जा सकता है, मतलब मॉडरेट टू टफ, मिक्स क्वेश्चन थे इसमें, तो मॉडरेट टू टफ कैटेगरी में इसको रखा जा सकता है। तो ये स्टूडेंट्स की चिंताएं बढ़ा रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत आपको इसमें नहीं है, हम आपकी पूरी मदद यहाँ पर करेंगे। ऐसे ही आप मेंस में भी कुछ क्वेश्चंस देख सकते हैं। ठीक है, मेंस में भी आप ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर देख सकते हैं। देखो, तेल प्रदूषण क्या है, मतलब प्रदूषण से क्वेश्चन आ रहा है। क्यों? क्योंकि तेल को लेकर के, अगर 2023 की बात है, ठीक है, तो तेल को लेकर के अगर कुछ हुआ है इसमें, आप कई बार ऐसे देखते हैं कि शिप हैं जो वो पलट जाते हैं, पानी में पलट गए, तो उसकी वजह से क्या है, ऑयल स्पिल पूरे में फैल जाता है और इसकी वजह से जो जलीय जीव हैं उनको हार्म होता है, उनको दिक्कत होती है। तो यहाँ से हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हैं जो, वो अभी आप देख रहे हैं उनको कितना ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, वहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए वेटलैंड संरक्षण को लेकर के एक क्वेश्चन आया हुआ है, रामसर साइटों को लेकर के। जैसे कि भारत में हमेशा आप, ये रामसर साइट वाला टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर अक्सर देखेंगे आप कि इनकी सूची में बढ़ती जा रही है, रामसर साइट्स भारत में बढ़ती ही जा रही हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये पता है कि भाई ये हमारे यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, हम भी जीवों का संरक्षण को लेकर के काफ़ी जागरूकता है, तो आप इसमें भी आंसर कर सकते हैं। और फिर ये देखिए जलवायु परिवर्तन, ये एक बहुत बड़ी समस्या है जलवायु परिवर्तन। ठीक है, जलवायु परिवर्तन क्योंकि एक बड़ी समस्या है, तो भाई यहाँ से तो क्वेश्चन एक बनता है। मेरे कहने का मतलब, मैंने आपको दिखाया कि 2023 के चारों क्वेश्चन हैं जो, वो चारों क्वेश्चन कोई ऐसी जगह से नहीं पूछे गए हैं जो आप अपने कॉमन सेंस से न कर पाएं, अगर आप करंट अफेयर को पढ़ रहे हैं और बेसिक आपने एनवायरमेंट इकोलॉजी को समझा हुआ है। ठीक है, तो अगर इतनी चीज़ें, या हमने आपस में डिस्कस भी किया है, तो क्योंकि मैं करंट अफेयर्स, हमारे जो पेड बैच है उसमें मैं करंट अफेयर्स में ये सारी चीज़ें जो भी हो रही हैं उनको मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो देखिए, ठीक है, तो क्योंकि मैं इसको डिस्कस करता हूं तो वहां से आपको एक आइडिया, तो क्योंकि जब हम मेन टॉपिक्स की अगर बात करें तो इसमें क्या क्या हम पढ़ते हैं, तो एक तो देखिए आप एनवायरनमेंट इकोलॉजी, ठीक है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, तो इसका बेसिक्स, ठीक है, इसका बेसिक ये आपको पता होना चाहिए, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आप सारी फूड चेन, फूड वेब, ये सारी चीज़ें हैं जो वो इसी में, इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है, अनुक्रमण, और जो आपका मैंने अभी आपको बताया बायो एक्यूमुलेशन, ठीक है, जैव संवर्धन और बायोमैग्निफिकेशन, ये सारी चीज़ें हैं जो, ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ते हैं। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी है जो, वो अपने आप में एक चैप्टर हो जाता है ना। बायोडाइवर्सिटी इस बार का हॉट टॉपिक रहा प्रीलिम्स में, बायोडाइवर्सिटी, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आए। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग, या आप क्लाइमेट चेंज कह लें। ठीक है, क्लाइमेट चेंज ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। ठीक है, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है जो आपको इसमें पढ़ना होता है, क्लाइमेट चेंज को लेकर के, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के, क्योंकि अभी रिसेंट की रिपोर्ट है जो वो क्या बता रही है, वो ये बता रही है कि पेरिस समिट में हमने 2015 वाली में फाइनल किया था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाने देंगे, लेकिन अभी की कंडीशन क्या हो गई है कि 1.45 डिग्री सेल्सियस तक हो चुका है। हालांकि कुछ कहते हैं कि अभी 1.1 तक हुआ है, लेकिन अभी ये जो नई रिपोर्ट आई है जो 1.45 के बारे में बात कर रही है, तो आप समझ सकते हैं गंभीरता है ना। गंभीरता से मेरा कहने का मतलब, अगर आपने पहले ही 1.5 डिग्री सेल्सियस की भाई जो इंडस्ट्रियल एरा था उसके समय से लेकर के अभी तक जो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाने देंगे, लेकिन अभी कंडीशन तो बदल गई। कंडीशन क्या हो गई है कि 1.45 तक आ चुकी है, तो अब कैसे इसको मेंटेन करेंगे। अगर यहाँ तक आपने पहले ही मानक बनाया था, तो यानी कि इसके ऊपर हमारे लेवल से निकलने वाली हैं चीज़ें, है ना। अगर इसके ऊपर गई तो हमारे लेवल से निकलने वाली हैं चीज़ें, मगर ऐसा जो है वो अब क्या है कि 1.45 हो गया, तो अब जो अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो ये आप समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो गंभीर स्थिति है ये क्लाइमेट चेंज को कहीं ना कहीं क्या कर रही है, क्लाइमेट चेंज को न्योता दे रही है। ठीक, तो इसलिए आपको पता है कि ये पोर्शन ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये पढ़ना है। ओजोन डिप्लीशन है ना, ओजोन डिप्लीशन, ओजोन का क्षरण, इसको भी इसमें पढ़ना होता है।
ठीक है, ओजोन क्षरण पढ़ना है। और इसके बाद जब आप देखेंगे तो मेनली आप जब ये पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक टॉपिक इसी के भीतर आता है, हालांकि इसी का पार्ट ही कह सकते हैं आप, वो पॉल्यूशन, प्रदूषण। ठीक है, तो इसमें अलग अलग तरह के प्रदूषण जो है वो सारे तरह के आपको इसके अंदर पढ़ने होते हैं। प्लस इंटरनेशनल या नेशनल लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशंस है, इंटरनेशनल या नेशनल लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो भी आपको पढ़नी होती हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ों से आपके पास अगर ये छपता है कि प्री में आप 15 सवाल निकाल लें, 15 सवाल, ठीक है, 15 क्वेश्चंस, और अगर आप 4 क्वेश्चंस मेंस में कर लें, ठीक है, बशर्ते एक कंडीशन इसकी क्या होगी कि आपने एक काम किया हो, क्या, करंट अफेयर्स रेगुलर पढ़ा हो बस। ठीक है, और करंट अफेयर्स को पढ़ने का जो तरीका है वो ये नहीं है कि आपने उसको रट लिया, आपने उसको डेली पढ़ा होगा, तो यानी कि डिस्कशन किया है। तो मेरे साथ अगर आपने डिस्कशन भी किया तो उस केस में आप ये आसानी से करें। तो मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये पोर्शन क्या है, एक तरह से लो हैंगिंग फ्रूट है ना, ये लो हैंगिंग फ्रूट है। तो यहाँ पर इसको आपको ग्रैब करना चाहिए, ये पोर्शन आपको अच्छे मार्क्स दिला सकता है। मतलब छोटे छोटे पोर्शंस हैं जो, जिनमें कम मेहनत करके आप ज़्यादा मार्क्स अटेन कर सकते हैं, ये वो पोर्शंस होते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इसका फायदा यहाँ पर मिल सकता है। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। हम आपकी ऐसे मदद कर सकते हैं क्योंकि यूपीएससी का जो हमारा P2I बैच है, ठीक है, जो 11th बैच है 2025 को जो टारगेट कर रहा है, वो 20 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 20 जून से स्टार्ट हो रहा है सुबह के 8 बजे। और ये हिंदी में ज्योग्राफी से स्टार्ट होगा, इंग्लिश में पॉलिटी से, और इंग्लिश में मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट होगा। ओम लाइव कोड का यूज़ करेंगे तो आपको फीस हो जाएगी 27,999। इसमें आपको पूरा कंप्लीट P2I बैच है जो प्री से लेकर के इंटरव्यू तक की इसमें तैयारी करवाई जाएगी। समझ गए? ठीक है, समझ गए। अब देखिए इसमें होता क्या है ये भी मैं आपको बता दूं। तो आपने ये समझा कि भाई अभी तक हम एक पोर्शन के बारे में बात कर रहे थे कि इस पोर्शन में किस तरीके से आप बढ़त बढ़ा सकते हैं। तो अब मेन जो समस्या आती है स्टूडेंट को कि कैसे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें इस चीज़ की। तो यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, कहाँ से करें, इसको लेकर के भी मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि यूपीएससी की तैयारी को लेकर के फाउंडेशन से लेकर के हम साक्षात्कार तक, ठीक है, अंतिम चरण तक आपका पूरा मार्गदर्शन यहाँ पर किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? देखिए, लाइव फाउंडेशन कार्यक्रम जो है उसके तहत फाउंडेशन चरण है जो आपका रखा गया है, जहाँ पर आपको पूरा कंप्लीट प्री और मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी कराई जाएगी। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल से समझाया, जो अभी मैंने आपको एनवायरनमेंट और इकोलॉजी की इंपॉर्टेंस को लेकर के समझाया। देखिए, इस सब्जेक्ट को अगर मैं बताऊं आपको तो आप पढ़ क्यों रहे हैं, ये क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, आप पढ़ क्यों रहे हैं इसके बारे में अगर हम बात करें तो आप इस सेक्शन को पढ़ ही क्यों रहे हैं? क्योंकि ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपसे यूपीएससी चाहता है कि जब आप वहाँ पर पहुँचेंगे, जब आप बन जाएंगे और फिर उसके बाद जब आप नीतियां बनाएंगे, तो कम से कम ये एक ऐसी सब्जेक्ट की समझ तो आपके पास होनी चाहिए ना, जो एक सबसे बड़ी चुनौती लेकर के खड़ी है। तो जब तक इसकी प्रॉपर समझ नहीं है तब तक आप पॉलिसीज कैसे बनाएंगे, है ना। अगर हम 1972 में चले जाएं पीछे, 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन की बात करें तो उस समय क्या थी प्रतिक्रिया दुनिया की? उस समय की प्रतिक्रिया ये है कि ये भी कोई ऐसा विषय है क्या, ये कोई ऐसा विषय है क्या जिस पर बात भी करनी होगी। लोगों का तो इवन कई लोगों का ये भी मानना था कि प्रकृति तो अपने आप को खुद ही संभाल के रखे, इसमें हम कहाँ बदलाव कर सकते हैं, हम ना कोई बदलाव कर सकते हैं और ना प्रकृति में कोई प्रॉब्लम होती है। ठीक है, लेकिन जो साइंटिस्ट समुदाय था उनका तो अलग मानना था, है ना। वो एक चिंता बार बार इस चीज़ को कहते थे कि नहीं ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। तो जब पहली बार ये सब मिले, सारे देश 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन में मिले, तो उस वक्त कोई पर्टिकुलर मुद्दा नहीं था, है ना। उस वक्त क्या था, एक पूरा पर्यावरण, कि पर्यावरण में किस किस तरह, तो लोग इस वे में कि चलिए भाई सुन लेते हैं कि क्या है प्रॉब्लम्स, है ना, ये कौन सा नया मुद्दा है, इस पर बात कर लेते हैं। और फिर उस मीटिंग को बहुत सीरियस लिया भी नहीं गया, लेकिन हाँ, वो पहली मीटिंग ने एक काम जो किया वो ये था कि लोगों के दिमाग में ये चीज़ डाल दी कि नहीं देखो ये भी एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। आपको पता है 1973 में हमारे यहाँ पर जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट कर दिया गया था, है ना, भारत में। तो ये उसी का
कहीं ना कहीं आपको लिंक देखने को मिल रहा है ना कि भाई वहाँ पर जो चीज़ डाली गई तो उसमें बायोडाइवर्सिटी भी एक पॉइंट था, उसमें क्लाइमेट चेंज भी एक पॉइंट था, उसमें ओजोन डिप्लीशन भी एक पॉइंट था, ओजोन का क्षरण, ठीक है। तो सारे हैं। तो उसके बाद आप देखते हैं ये कोप COP आपने सुना होगा ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो ये सब जो होती रहती हैं वो इसलिए ही तो होती हैं क्योंकि फिर उसके बाद 1992 में जब रियो अर्थ समिट हुई तब उस वक्त थोड़ी सी ये हुआ कि नहीं यार, इस पर तो इंपॉर्टेंट बात है, इस पर तो बात करनी होगी, ठीक है। और फिर सबको बुला लिया गया और सारे जब देश वहां पर एक्टिवली पार्टिसिपेट किए तब फिर उसके बाद चीज़ें हैं जो वो अलग अलग हुई। तो फिर आपने देखा कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हैं जो वो एनवायरनमेंट की अलग होती रहती है, बायोडाइवर्सिटीज की अलग होती है, क्योंकि फिर मुद्दे अलग अलग होने चले गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी जो वाला जो पोर्शन है इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो 2011 से इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जब पहली बार यूपीएससी ने 35 सवाल पूछ लिए थे, तब से अचानक से इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और ये भी आपको यहाँ पर समझना होगा कि इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि आप लोग हैं जो जिनके कंधों पर ये जिम्मेदारी है कि इसको बचाएंगे, ठीक है। तो एक अच्छी समझ होना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो हम आपकी कैसे इसमें हेल्प करेंगे मैं आपको ये बता रहा था। देखिए, हमारे यहाँ पर फाउंडेशन में हम इसको आपको प्री और मेंस में A to Z पूरा GS है जो वो पढ़ाएंगे, ठीक है। हर सब्जेक्ट के साथ ऐसी ही चीज़ें जुड़ी हुई हैं। और उसमें अगर हम यूपीएससी की बात करते हैं तो फाउंडेशन चरण में हम आपको पूरा GS पढ़ाएंगे प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर जब प्री का टाइम आएगा तो उस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ सक्सेशन प्री के तहत आपको सारी पढ़ाई कराई जाएगी, जिसमें हम क्या करेंगे, एक फोकस जो है वो आपका रखेंगे किन चीज़ों पर, एक MCQs पर और दूसरा रिवीजन पर। ये हमारा एक फोकस एरिया होगा जिस पर हम आपसे बात करेंगे कि भाई MCQs और रिवीजन है जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको टेस्ट सीरीज जो आप लोग बच्चे अलग से खरीदते हैं वो इसका पार्ट बन जाएगी। और उसमें आप 50-50 क्वेश्चंस के सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, 100 क्वेश्चंस के आप प्रैक्टिस करेंगे, 100 क्वेश्चंस के आप प्रैक्टिस करेंगे सब्जेक्ट वाइज पेपर। और फिर उसके बाद 100 क्वेश्चंस के आप सिमुलेटेड टेस्ट भी लगाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल रहेंगी, आपको अलग से कहीं कुछ भी पैसा या चार्ज नहीं देना है, ये इसी का हिस्सा है, ठीक है। मुख्य परीक्षा की बात करें तो फिर उसके बाद जैसे ही आप प्री पास करेंगे तो फिर उसके बाद आप मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएंगे, ठीक है। मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम है जो हमारा वो मुख्य परीक्षा का चरण। तो ये जो मुख्य परीक्षा का चरण है इसमें आपको यहीं रहना है और यहीं रह के सारी तैयारी करनी है। इसके लिए भी आपको अलग से कुछ पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सेक्शन है जो ये वाला जो पोर्शन है ये भी इसी का एक हिस्सा है, जिसमें हम उन स्टूडेंट्स को यहाँ बुलाते हैं जो प्री पास करते हैं और यहाँ रह के फिर उनको पूरी गाइडेंस दी जाती है। मेंटरशिप प्रोग्राम जो है वो मेंटर इनको एलोकेट कर दिए जाते हैं और वो सेपरेटली इनको देखते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है जो बच्चे प्री नहीं पास करेंगे उनको ये चीज़ नहीं मिलेगी, हाँ उनको यहाँ आने का मौका नहीं मिलेगा, बाकी तैयारी उनकी भी साथ में कराई जाएगी, ठीक है। और इसके बाद फिर आपका साक्षात्कार वाला आता है जिसमें हम दो चीज़ें आपको देते हैं, एक आपका एक जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, प्लस दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि आपका जो मॉक होते हैं, ठीक है, वो भी आपको कराए जाते हैं, मॉक इंटरव्यूज देने का आपको मौका मिलता है, ठीक है। तो आपको कहीं भी किसी भी चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है, यहाँ पर हर एक चीज़ का पूरा कंप्लीट जो सोल्यूशन है वो मिल जाएगा, ठीक है। ये वो फैकल्टीज़ हैं जो आपको अलग अलग विषयों में विषय पढ़ाएंगे, ठीक है। ये हैंड रिटन नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स भी आपको दिए जाते हैं साथ में। हैंड रिटन नोट्स का मतलब है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो नौकरी कर रहे हैं या समय कम दे पाते हैं, उनको नोट्स बनाने में दिक्कत आ रही है, तो वो नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। इस तरीके के नोट्स, हैंड रिटन नोट्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इसके अलावा देखिए करंट अफेयर्स, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो इसमें स्लाइड में नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। देखिए करंट अफेयर्स को लेकर के आपको डेली बेसिस पर एक वीडियो मिलेगा, ठीक है। ये रिकॉर्डेड वीडियो होगा जो कि मेरे द्वारा आपको दिया जाएगा, ठीक है, जो कि मेरे द्वारा आपको दिया जाएगा। ये एक रिकॉर्डेड वीडियो होगा और यहाँ पर आपको नोट्स भी साथ में बनाए जाएंगे, ठीक है, नोट्स। अब ये वो पोर्शन है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कि करंट अफेयर्स प्रोग्राम के नाम से मिलता है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि सारे क्वेश्चन जितने भी आते हैं ऑलमोस्ट सबका एक मोटा मोटा आइडिया है जो वो यहाँ से मिलता है आपको कि करंट अफेयर्स से, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस उसमें कुछ स्टेटमेंट स्टैटिक के होंगे, लेकिन
जो करंट अफेयर है वो ये बताता है कि इतने बड़े सागर में से क्या पोर्शन है जो वो पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा आप कह सकते हैं कि सर मेंटोरशिप की फैसिलिटी, मतलब आपको जो डाउट्स वगैरह आते हैं क्लास के दौरान, ठीक है, वो आप क्लास के दौरान तो पूछेंगे ही पूछेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए क्लास के बाद कुछ डाउट आता है तो आपको मेंटोरशिप की फैसिलिटी यहाँ पर दी जाती है। ठीक है, इस मेंटोरशिप की फैसिलिटी में आपको एक मेंटोर एलोकेट कर दिए जाते हैं, उनसे आप कभी भी फ़ोन के माध्यम से, SMS के माध्यम से, ठीक है, SMS के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से चैट करके आप अपने डाउट्स हैं जो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, हर एक फैसिलिटी यहाँ पर आपको अवेलेबल है। इसके अलावा आंसर राइटिंग, ठीक है, आंसर राइटिंग 2 क्वेश्चन डेली बेसिस पर दिए जाएंगे, एक तो मैं आपको कैप में दूंगा ही दूंगा, और एक क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट का होता है, जो सब्जेक्ट आपका चल रहा होता है जिस वक्त वो ठीक है, जैसे हिस्ट्री चल रहा है, 3 घंटे की लाइव क्लास होती है, 3 घंटे की लाइव क्लास, ठीक है, फाउंडेशन के चरण के दौरान 3 घंटे की लाइव क्लास आपको मिलेगी, और उस लाइव क्लास में आपको हर एक चीज़ सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट के हिसाब से एक एक जो टॉपिक जिस दिन चल रहा है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको दिया जाता है। समझ गए? तो ये सारी चीज़ें हैं जो, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर मिलती हैं। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल चुकी है। इसके अलावा किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप मुझसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, है ना, टेलीग्राम पर जुड़ करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ये रहा मेरा टेलीग्राम, ये देख लीजिए, ओम द्विवेदी 007, इस पर आप मुझे पर्सनली मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। ओम द्विवेदी स्टडी IQ ये मेरा चैनल है, इस पर भी आप पूछ सकते हैं। तो अगर इस P2I बैच से जुड़ना चाहते हैं तो ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करें और फटाफट इस बैच के साथ जुड़ जाएं। धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।